हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। शिक्षा के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। वीडियो के आज के सेशन में हम लोग नगरीय भूगोल के बारे में जानेंगे और नगरीय भूगोल के साथ साथ ये भी जानेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम नगरों की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई और किस तरीके से नगर धीरे धीरे विकसित होते चले गए। माना जाता है कि नगरों की उत्पत्ति, उद्भव और विकास में विश्व की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। विश्व की सभ्यताएं, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे नील नदी की सभ्यता हो, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता रही हो, ये सभी सभ्यताएं नगरों के उत्पत्ति, उद्भव और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिए। देखा जाए तो माना जाता है कि विश्व में सर्वप्रथम जो नगर का उद्भव हुआ आज से लगभग 5000 से 6000 ईसा पूर्व पहले हो चुका था, लेकिन वास्तविक रूप से किंग्सले डेविस महोदय थे। ये डेविस नहीं जिन्होंने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था, वे अलग डेविस थे, लेकिन यहाँ पे जो डेविस बताया जा रहा है ये अलग डेविस है। तो किंग्सले डेविस ने बताया कि सर्वप्रथम विश्व में नगर की उत्पत्ति दजला और फरात नदी के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। और ये सवाल भी पूछा गया है उत्तर प्रदेश यूपी पीजीटी उत्तर प्रदेश प्रवक्ता जियोग्राफी के एग्ज़ाम में ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि विश्व की प्रथम नगर किस सभ्यता के अंतर्गत विकसित हुई थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदी के मध्य विकसित हुई। यदि बात करें हम लोग नगरीय भूगोल की, देखा जाए तो नगरीय भूगोल क्या होता है कि जो नगरों का एक भौगोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे, या वह भूगोल जो नगरों का भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, उसे आप नगरीय भूगोल कहेंगे। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नगर अथवा नगरीय अधिवासों का अध्ययन नगरीय भूगोल कहलाता है। एक तरफ देखा जाए तो ग्रामीण भूगोल है, या उसको आप ग्रामीण अधिवास कह सकते हैं, दूसरी तरफ नगरीय अधिवास है। तो ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास में कुछ चीज़ों को लेकर के अंतर स्थापित किया जा सकता है, जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित, उसके बाद जनसंख्या से संबंधित। ये तमाम सारे ऐसे पैरामीटर है जिनके माध्यम से आप नगर और ग्रामीण को आप विभक्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं नगरीय भूगोल के उद्भव, उत्पत्ति, विकास के बारे में। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे नगरों के विकास में। तो टेलर के अनुसार नगर का विकास की क्या क्या अवस्थाएं रही हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि नगरीय भूगोल क्या होता है। नगरों अथवा नगरीय अधिवासों का भूगोल नगरीय भूगोल कहलाता है, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि वह भूगोल जो नगरों का एक भौगोलिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है या भौगोलिक दृष्टिकोण के माध्यम से नगरों का अध्ययन करता है, वह भूगोल नगरीय भूगोल कहलाता है। अब यदि बात करें नगरों के उद्भव एवं विकास की, तो सबसे पहले हम लोग नगरों के उद्भव पर चलते हैं। नगरों के उद्भव या उत्पत्ति। इसको बल्कि आप नगरों का कर लीजिए। तो नगरों का उद्भव एवं उत्पत्ति। किंग्सले डेविस, अभी मैंने नाम लिया था, नाम है किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस किंग्सले डेविस के अनुसार विश्व के प्रथम नगर 6000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में आए। तो इनके अनुसार जो विश्व के प्रथम नगर थे वे 6000 से लेकर के 5000 ईसा पूर्व के मध्य अस्तित्व में आए थे। किंग्सले डेविस के अनुसार
6000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य, 6000 से 5000 ईसा पूर्व के मध्य नगर अस्तित्व में आए। नगर अस्तित्व में आए थे। विश्व की विश्व का प्रथम नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3000 से 2500 ईसा पूर्व दजला एवं फरात नदियों के मध्य विश्व का प्रथम नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3000 से 2500 ईसा पूर्व दजला एवं फरात नदियों के मध्य विकसित हुए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व का प्रथम नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3000 से 2500 ईसा पूर्व दजला एवं फरात नदियों के मध्य विकसित हुए। मेसोपोटामिया में पहले सुमेर की सभ्यता, उसके बाद बेबीलोनिया की सभ्यता और फिर उसके बाद असीरिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखा जाए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता, इसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता, और इसके बाद असीरियन सभ्यता का विकास हुआ। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में इन सभ्यताओं का यह एक क्रम है जो विभिन्न क्रमों में विकसित हुए। सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता आया, उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन सभ्यता। तो माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता में नगरों का विकास हुआ होगा, उसके बाद बेबीलोनियन सभ्यता में हुआ होगा, फिर असीरियन सभ्यता में हुआ होगा। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता का यह एक क्रम है, सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता और असीरियन की सभ्यता। तो इन सभ्यताओं में नगरों का विकास हुआ। यदि बात करें तो मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में इरेज, इरीदू, ऊर, मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिणी भाग में इरेज, इरीदू, उर और लगासा तथा लारसा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिणी भाग में ये नगर के नाम है, इरेज, इरीदू, उर, लगासा तथा लासा। ठीक है। तो ये नगर है मेसोपोटामिया के, ये नगर के नाम है इरेज, इरीदू, उर, लगासा तथा लारसा। ये सभी मेसोपोटामिया के नगर के
नाम है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के, या कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में इरेच, इरिदू, उर और इरुदू, लगासा तथा उर नामक नगर विकसित हुए थे। अब इसके बाद मध्य भाग में मेसोपोटामिया के ही मध्य भाग में अब कौन कौन से नगर विकसित हुए थे? तो इनमें से किस जमदेत और नासा, ये क्या है? नगर है। तो इरेच, इरिदू, उर, लगासा तथा लारसा क्या है? ये प्राचीन समय के नगर हैं। और कहाँ के नगर हैं? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के ये नगर माने जाते हैं, इरेच, इरिदू, उर, लगासा और लारसा। जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य भाग में ही ये कुछ नगर विकसित हुए थे, कीस, जमदेत और नासा। इन सभी नगरों का जो विकास हुआ था वो 3000 से 2500 ईसा पूर्व के आसपास हो गया था। मैं एक बार ज़रा सा वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि बात करें उर की, ठीक है, उर, ये उर क्या है? एक नगर है, ठीक है। मेसोपोटामिया की एक नगर है, मेसोपोटामिया सभ्यता की एक प्राचीन नगर है उर। जनसंख्या की दृष्टि से उर मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ की जनसंख्या लगभग 24,000 रही होगी। और यह मेसोपोटामिया का उस समय, प्राचीन समय में उर मेसोपोटामिया का कह सकते हैं कि एक प्रमुख बंदरगाह और प्रशासनिक नगर रहा। उर क्या है? तो यह आप लोग नोट करते रहिए। यह मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर था। यहाँ की जनसंख्या लगभग 24,000 थी। इसके अलावा उर मेसोपोटामिया का एक प्रमुख बंदरगाह और प्रशासनिक नगर था। तो ये जो उर था, यह मेसोपोटामिया का एक प्रमुख प्रशासनिक नगर और बंदरगाह रहा है। अब इसके बाद जो दूसरा नगर है वो है आपका इरेच। इरेच क्या था? ये भी मेसोपोटामिया का एक नगर था, लेकिन ये फरात नदी के किनारे स्थित था। मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम नगर, प्राचीनतम नगर था। यह फरात नदी के
किनारे विकसित हुआ। किनारे विकसित हुआ था। और यहाँ की जो जनसंख्या थी, ये भी नोट करिए, यहाँ की जनसंख्या लगभग 25,000 थी। अब इसके बाद है बेबीलोनियन। या बेबीलोनिया भी कह सकते हैं आप, बेबीलोनिया या बेबीलोन या बेबीलोनियन। तो बेबीलोनियन तो ये आपका एक सभ्यता हो जाएगा, है ना। यहाँ नगर की बात हो रही है तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही नहीं है, इसको मैं दूसरा बना देता हूँ। इसको आप बेबीलोन कह दीजिए, बेबीलोन, ठीक है। तो ये जो बेबीलोन है, तो बेबीलोन खाम मुराबी, खाम मुराबी। तो उस समय बेबीलोन में एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। कह सकते हैं कि ये जो बेबीलोन था, प्राचीन समय में बेबीलोन एक नगर था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। और इसी साम्राज्य की राजधानी थी खाम मुराबी। तो खाम मुराबी बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी थी। तो यहाँ पे जो आपका बेबीलोन है, खाम मुराबी साम्राज्य की राजधानी थी। अच्छा, ये बेबीलोन यहाँ पे आ गया है जी? नहीं, ठीक है, इसको मिटा दीजिए। हाँ, तो ये जो आपका खाम मुराबी साम्राज्य की राजधानी थी, तो उस समय खाम मुराबी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। इसकी राजधानी बेबीलोन थी, ठीक। और ये भी जो था बेबीलोन, ये भी फरात नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था, या पूर्वी किनारे पर विकसित हुआ, पूर्वी किनारे पर विकसित हुआ। तो कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वह सभ्यता दो नदियों के मध्य विकसित हुआ, एक दजला, दूसरा फरात। और उन सभ्यताओं के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नगरों का विकास हुआ, जिसमें बताया गया है कि मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में इरेच, इरीदू, उर, लगासा तथा लारसा जैसे नगरों का विकास हुआ। मध्य भाग में कीस, जमदेत और नासा जैसे नगरों का विकास हुआ। तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि विश्व का प्रथम नगर कौन सा था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में विकसित होने वाला विश्व का प्रथम नगर था। और उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ये आपके नगर आते हैं, और उन्हीं नगरों में कुछ नगरों का यहाँ पर कह सकते हैं कि एक झलक प्रस्तुत की गई है। जैसे उर, तो उर क्या था? तो यह मेसोपोटामिया का सबसे बड़ा नगर था। यहाँ की जनसंख्या 24,000 लगभग रही होगी, और साथ ही साथ यह एक प्रमुख बंदरगाह और प्रशासनिक भी नगर था। इरेच, ये भी मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीनतम नगर माना गया, और यह फरात नदी किनारे विकसित हुआ। यहाँ की जनसंख्या लगभग 25,000 रही होगी। और बेबीलोन, तो ये जो बेबीलोन है, ये खाम मुराबी साम्राज्य की राजधानी थी, और फरात नदी के पूर्वी किनारे पर यह विकसित हुई थी, और यहाँ की जनसंख्या लगभग 80,000 रही होगी। यहाँ की जनसंख्या लगभग 80,000 थी। तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 80,000 थी। अब यदि बात करें इसके बाद, तो 2240 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया की
राजधानी अक्कास। 2240 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया की राजधानी 2240 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया की राजधानी बेबीलोनिया की राजधानी 2240 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया की राजधानी अक्काद। ठीक है, तो 2240 ईसा पूर्व में बेबीलोनिया की राजधानी अक्काद आकार में विश्व का सबसे बड़ा नगर था। ये जो अक्काद था, ये आकार में उस समय की बात है, आकार में विश्व का सबसे बड़ा नगर था, विश्व का सबसे बड़ा नगर था। अब यहाँ से देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुल 3 क्वेश्चन हुए कि विश्व का प्रथम नगर कौन था। तो विश्व का प्रथम नगर मेसोपोटामिया की सभ्यता में विकसित होने वाले थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत जो आने वाले नगर हैं इरेच, इरिदू, उर, लगासा और लारसा, किस, जमदेत और नासा था। इसके साथ ही साथ 2240 या 2500 ईसा पूर्व के आसपास कह सकते हैं कि बेबीलोनिया की राजधानी जो अक्काद रही, यह अक्काद उस समय आकार में विश्व का सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, अब आगे चल करके 2100 ईसा पूर्व में इसी अक्काद की जगह लगास बेबीलोन की राजधानी हो गई। यानी कि 2100 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास इस अक्काद की जगह लगास तो 2100 ईसा पूर्व के आसपास अक्काद की जगह लगास बेबीलोन की राजधानी हो गई। तो ये हम लोगों ने नगरों के उद्भव और उत्पत्ति के बारे में जाना मेसोपोटामिया की सभ्यता से। अब इसके बाद हम लोग चीन की सभ्यता और फिर उसके बाद अपने यहाँ की जो सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो नील नदी के तट पर एक सभ्यता का विकास हुआ। उस सभ्यता का नाम मिस्र की सभ्यता रखा गया या उसी को नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से जाना गया। साथ ये कब, जब यहाँ आपका कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जब विकास हो रहा था, तभी उस समय नील नदी की घाटी और सिंधु घाटी में भी धीरे धीरे सभ्यताओं का विकास हो रहा था। और ऐसा माना जाता है कि जो नगर हैं वे सभी सभ्यता के सूचक माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि नगर सभ्यताओं के एक द्योतक या सूचक के रूप में है। सर्वप्रथम विश्व की जितनी भी सभ्यताएं रही हैं वे सभी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो। ये सभी सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई थी? तो ये नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई और इन्हीं सभ्यताओं में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ। तो नगरों का जो विकास है कहीं न कहीं सभ्यताओं से इनका घनिष्ठ संबंध रहा है नगरों का। और आज भी आप देखें, यदि आप गंगा नदी को ले लेते हैं तो गंगा नदी के किनारे ही कह सकते हैं कि सबसे बड़े बड़े शहर विकसित हुए हैं। उसके अलावा भारत की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों के किनारे कह सकते हैं कि नगरों का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी नगरों का विकास हुआ है। जैसे हमारे यहाँ भारत में गंगा नदी में देखा जाए, गंगा नदी के तट पर किनारे पर तो बड़े बड़े नगरों के अंतर्गत यदि आप देख लें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो कानपुर आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, वाराणसी आ जाएगा, पटना आ जाएगा। ये सभी गंगा नदी के किनारे विकसित होने वाले बड़े बड़े नगर हैं। और इन नगरों की जो गिनती होती है वो 10 लाखी नगर या मिलियन सिटी के अंतर्गत इनकी गिनती की जाती है। तो उससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि सभी नगरों का विकास नदी घाटियों के आसपास हुआ। उसी प्रकार से नील नदी घाटी की सभ्यता, तो जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हो रहा था उसी समय नील नदी की घाटी के आसपास एक सभ्यता का विकास हो रहा था। उस सभ्यता का नाम मिस्र की सभ्यता रखा गया। और एबिडोस नाम था एक शहर का, एबिडोस, मैं लिख दे रहा हूँ, एबिडोस।
एबिडोस ये क्या था? ये मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था कौन? एबिडोस। पूछा जा सकता है। देखिए, अब ये जो चीज़ें बताया जा रहा है नगर के बारे में, तो अब इसको आप भूगोल और इतिहास दोनों की दृष्टि से आप देख सकते हैं, और दोनों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है, इतिहास की दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी। इसके पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे कहीं ना कहीं वो भूगोल की दृष्टि से, समाजशास्त्र की दृष्टि से और अर्थशास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण था इसके पहले। इसीलिए भूगोल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी विषयों का समावेश है। इसी आधार पर भौगोलिक काव्यांजलि के अंतर्गत कहा गया है कि सभी तत्व घटनाओं को धरती ने कहीं तो धारी है, इसीलिए भूगोल की सभी विषयों से रिश्तेदारी है। यहाँ पर यदि कुछ लोग देखेंगे, यदि यहाँ पर नगरीय भूगोल को नहीं देख पाएंगे तो लोग सोचेंगे कि शायद हो सकता है ये प्राचीन इतिहास, या हो सकता है कि ये विश्व की सभ्यताओं के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर विश्व की सभ्यताओं के बारे में इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग समझिए कि सभ्यता के अंतर्गत ही नगरों का विकास हुआ है। अब इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत विकसित होने वाले जो नगर थे। देखा जाए तो सिंधु घाटी के नगरों का विकास मेसोपोटामिया और नील नदी की सभ्यता के पश्चात लगभग 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास 3000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। यहाँ के नगरों के उद्भव में कृषि का एक अपना बहुत बड़ा योगदान रहा। तो यहाँ के नगरों के विकास में कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। कृषि के कारण ही क्या हुआ कि नगरों का यहाँ पर विकास हुआ। कृषि के द्वारा अनाजों का उत्पादन हुआ। अनाजों के उत्पादन के परिणाम स्वरूप उन अनाजों का कहीं ना कहीं व्यापार किया जाने लगा। उस व्यापार के लिए जहाज़ों का प्रयोग, अन्य साधनों का प्रयोग किया गया। तो उसके लिए अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए पक्के मकानों का निर्माण किया गया और वहीं पक्के मकान नगरों के रूप में विकसित हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखा जाए तो सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक रहा था। तो बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिंधु घाटी सभ्यता का कह सकते हैं विस्तार था। अब यदि बात करें तो सिंधु घाटी के प्रमुख नगर, तो सिंधु घाटी के प्रमुख नगर में दो ही नगर थे। एक था मोहनजोदड़ो, दूसरा था हड़प्पा। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला। उसे अंग्रेजी में माउंड ऑफ डेड कहते हैं, मृतकों का टीला में। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ ही मृतकों का टीला था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में दो तरीके के नगरों का या शहरों का विकास हुआ, या कह सकते हैं दो बड़े महानगरों का, या महानगर नहीं, नगर कह सकते हैं। दो बड़े नगरों का विकास हुआ जिसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नाम दिया गया। अब यदि देखा जाए तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे विकसित हुआ था, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत, पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है। तो सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो नगर का विकास किया गया था। इसको मैं मिटाऊंगा और इसको मैं लिखूंगा। आप लोग एक काम करिए कि इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं। ठीक है, आइए।
सिंधु घाटी सभ्यता के नगर। अब यदि बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 3500 से 3000 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। ईसा पूर्व के मध्य हुआ। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, जैसे पंजाब में रोपड़, गुजरात में लोथल, राजस्थान में कालीबंगा, उत्तर प्रदेश में जैसे मेरठ का। ठीक है ना। तो इसका विस्तार बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। इसके अलावा सिंधु घाटी के प्रमुख नगरों में पहला मोहनजोदड़ो, जिसे MOUND माउंट ऑफ डीड, इसे आप हिंदी में मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला। और दूसरा हड़प्पा था। अब यदि बात करें तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था, या कह सकते हैं कि सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित एक विशाल नगर था। इसका क्षेत्रफल देखिए, केवल नगर की मैं बात कर रहा हूँ,
ठीक है ना। यहाँ पर चूंकि मैं नगर की बात कर नगरीय भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो नगर की बात करूँगा क्षेत्रफल में, पूरे सभ्यता का मैं क्षेत्रफल नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल रहा है वो 240 हेक्टेयर रहा है। कितना रहा है? 240 हेक्टेयर था, ठीक। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित एक विशाल नगर था। इसका कुल क्षेत्रफल 240 हेक्टेयर था। इसके अलावा यहाँ पर पक्की सड़कें, और नालियाँ बनी हुई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, इस तरीके से। तो यहाँ पर पक्की नालियाँ, सड़कें रहीं और ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इसके अलावा कह सकते हैं कि यहाँ की जो सड़क थी, तो यहाँ की सड़क की जो मुख्य लंबाई रही होगी लगभग माना जाता है कि 800 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर थी। तो यहाँ की जो मुख्य पक्की सड़कें थी उसकी पूरी लंबाई 800 मीटर और उसकी चौड़ाई 10 मीटर तक रही होगी, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि बाद में चल करके यहाँ पर खुदाई की गई और खुदाई करने के पश्चात यहाँ पे बहुत से ऐसे साक्ष्य मिले जो यह बताते हैं कि यहाँ पर बहुत पहले नगरों का विकास हुआ था, ठीक। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो नगर का पता 1922 में लगाया गया था, ठीक। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो में ही कह सकते हैं कि बड़े बड़े कुएं और स्नानागार भी प्राप्त हुए। बड़े बड़े कुएं थे और स्नानागार थे। अब इसके बाद हम लोग हड़प्पा की बात करेंगे। तो हड़प्पा नगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है ना। देखिए, एक पंजाब तो भारत में है, वही पंजाब उस तरफ पाकिस्तान में है। तो हमारे यहाँ छोटा सा पंजाब, वहाँ बड़ा सा पंजाब है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में, ठीक है ना। तो जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है ना। यदि हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, तो हड़प्पा ये कहाँ है? तो ये पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। तो हड़प्पा पाकिस्तान, यहाँ पाकिस्तान कर दीजिए, पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित एक नगर था। अब इसी नगर में, यानी कि हड़प्पा नगर में ही एक विशेष प्रकार के अन्नागार, यानी कि जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, अन्नागार का भी पता चला। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के अन्नागार का पता चला। अब सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नगरों का जो अवशेष रहा है वो लोथल से, रोपड़ से, राखीगढ़ी आदि स्थानों से प्राप्त हुआ है। तो रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में एक बंदरगाह के रूप में है और राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सिंधु घाटी के नगरों का विनाश 1500 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों के आक्रमण के द्वारा, ठीक है ना,
आर्यों के आक्रमण के द्वारा, बाढ़ के द्वारा और जलवायु परिवर्तन के कारण माना जाता है। तो समझिए कि यहाँ पर जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ था वो सिंधु घाटी के आसपास हुआ, लेकिन इसका जो विनाश हुआ था वो 1500 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा और बाढ़ के द्वारा और कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन आदि के द्वारा इस सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हो गया। अब आर्यों के आगमन के उपरांत 2500 ईसा पूर्व में नगरों का उद्भव होना शुरू हुआ। जब आर्य लोग आए तो उस समय तक सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हो चुका था। माना जाता है कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा इसका विनाश हुआ होगा, बाढ़ के द्वारा हुआ होगा या जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ होगा। तो जब आर्य लोग आए थे तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास जब आर्य लोग आए तो उनके द्वारा नगरों का विकास होना शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप देखिए कौन कौन से नगर विकसित हुए थे। तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के रूप में है, इंद्रप्रस्थ वो राजधानी पर हुआ करती थी पांडवों की। तो यहाँ पर एक तक्षशिला हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, मिथिला हो गया, द्वारका हो गया और कन्याकुंज हो गया। कन्याकुंज जिसको आप वर्तमान में कन्नौज के नाम से जानते हैं। तो आर्यों के आगमन के पश्चात भारत में नगरों का विकास होना धीरे धीरे शुरू हुआ, जिसमें तक्षशिला, अयोध्या, काशी, प्रयागराज मान सकते हैं, हस्तिनापुर, मथुरा, कन्नौज और मिथिला द्वारका का विकास हुआ। आज हम लोग नगरों के विकास के संदर्भ में विभिन्न सभ्यताओं के दृष्टिकोण से नगरों के विकास को हम लोगों ने समझा, जाना। अब इसके बाद हम लोग नगर विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नगर विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत गेडिस के अनुसार नगरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे विकास की अवस्थाओं के आधार पर, और ग्रिफिथ टेलर का नगर वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो यदि देखा जाए तो जो पैट्रिक गेडिस थे, इन्होंने नगरों के विकास की निम्न 6 अवस्थाएं बताई थी: इयोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, टायरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस। तो ये 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई। और आगे चल कर के टेलर महोदय आए और टेलर ने नगरों की कुल 7 अवस्थाएं बताई थी। उन 7 अवस्थाओं को ऐसे ही अंगुली पे गिन लीजिए: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था, षष्ठम अवस्था और सप्तम अवस्था। अब इसको आप प्रथम अवस्था को पूर्व शैशवावस्था का नाम दिया गया, द्वितीय अवस्था को शैशवावस्था का नाम दिया गया, तृतीय अवस्था को बाल्यावस्था का नाम दिया गया और चौथी अवस्था को किशोरावस्था का नाम दिया गया, 5वीं अवस्था को प्रौढ़ावस्था का नाम दिया गया, 6वीं अवस्था को उत्तर प्रौढ़ावस्था और 7वीं अवस्था को वृद्धावस्था का नाम दिया गया। अब ये सभी यानी कि पैट्रिक गेडिस के अनुसार नगरों की अवस्था और ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों की अवस्था के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, स्किप न करिए। आप लोग को जो बताया जाता है उसको नोट किया करिए, लिख लिया करिए और किताबों का भी अध्ययन करिए। साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट का भी यूज करते रहिए और प्रैक्टिस सेट से तमाम प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको आप हल करिए। और ये देखिए कि जो पढ़ाया जाता है उनमें से कितना क्वेश्चन पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। तो मित्रों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में नगरों की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही मित्रों। थैंक यू।